नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 2 रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। आज जो रिमेनिंग अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूएनओ। जो भी डाटा हमने दिया है वो शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन देने की हमने कोशिश करी है। बाकी डिटेल में आपको बुक्स में मिल जाता है। यहाँ से आपको बहुत से पॉइंट जो शॉर्ट में मिलेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें ऐसा महसूस किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। मान लो किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उनकी उनकी जो है वो सुलह कोई संस्था करवा सके। ठीक है, तो ये महसूस हुआ और बहुत से देशों ने यहाँ पर जो है एक कॉन्फ्रेंस करी। लगभग 50 देश, पहले हमने आईएमएफ में आपको 50 देश बताया था, वहां पर 44 देश थे, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस पार्ट में। यहाँ पर 50 देश थे जो कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और जो यूएनओ का चार्टर है उसके ऊपर 26 जून 1945 को जो है वो सभी साइन कर देते हैं। तो एक डेट आपने ये ध्यान में रखनी है। और इसकी जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और हम जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं वो दिवस भी कब हम मनाते हैं, तो वो 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो ये डेट आप ध्यान में रखें, दोनों ही डेट इंपोर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका यूएसए में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ जो टोटल मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और हम बोलते हैं कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं जो यूएनओ के अंतर्गत आती हैं, कंट्रीज, उन्हीं को हम ऑफिशियली कंट्रीज मानते हैं। तो लगभग 193 कंट्रीज जो इसके अंतर्गत आती हैं। टोटल मिलाकर हम यहाँ पर देखें तो इसके 6 अंग हैं जिसके थ्रू इसका पूरा संचालन किया जाता है। और इनके अलावा और जो अदर वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हमने वर्ल्ड बैंक की बात करी, आईएमएफ की बात करी थी। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी यूएनओ के अंतर्गत आती हैं। तो इसके जो 6 अंक हैं, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, शॉर्ट में हमने लिखा है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, इसको लघु संसद बोला जाता है पूरे वर्ल्ड की। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लघु संसद। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट इसको पूरे देश का बोला जाता है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य यही है कि दो देशों के बीच में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको सुलझाना, वर्ल्ड लेवल पे शांति बनाए रखना, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी की करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। और मान लो कोई मुद्दा किन्हीं दो देशों के बीच में उत्पन्न होता है तो वो कहाँ पर सुलझाया जाएगा, तो वो जैसे सुरक्षा परिषद है, अगर सुरक्षा से रिलेटेड कोई मामला है तो यहाँ पर जाएगा। इसके साथ साथ महासभा एक संसद है, वहां पर भी मुद्दों के ऊपर जो डिस्कशन होती है। तो 1945 में जब यूएनओ बना तो उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना भी कर दी गई। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसमें टोटल मिलाकर 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ये सभी आप जानते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपने ये सारे पढ़े होंगे, स्थायी और अस्थायी। भारत स्थायी देशों में नहीं आता है। कौन कौन से स्थायी देश हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत यहाँ पर अस्थायी देशों में आता है। भारत जो इसका अस्थायी सदस्य बना है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका 2 ईयर का जो है इसमें टर्नओवर होता है, मीन्स कि 2 साल तक जो है ये अस्थायी सदस्य जो है वो रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसने काम करने कब शुरू किया? 1946 में किया। नीदरलैंड हेग में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हेग नीदरलैंड में है। सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सामाजिक आर्थिक परिषद, शॉर्ट में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ECOSOC। तो इसका काम क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर जो सामाजिक भाईचारा है, आर्थिक जो विकास है सभी देशों का हो सके, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो
इसकी स्थापना कब हुई इसके अंतर्गत, तो ये भी 1945 में हुई है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, ये इसलिए स्थापित किया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से देश ऐसे थे जो कि हम बोलेंगे कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए कुछ बड़े देश उनको उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि उनके जो अधिकार है उनका हनन ना हो। तो अभी 1994 में जो है इसको बंद कर दिया है। ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है इसको बंद कर दिया है। एक देश है पलाऊ, वो आज़ाद हो गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। और सेक्रेटरीट मीन्स जितने भी अंग हैं जिनका संचालन कहाँ से होता है, तो वो सेक्रेटरीट से होता है। तो ये है शॉर्ट में यूएनओ। सेकंड, यूनेस्को, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाम से क्लियर है कि इसमें शिक्षा की बात करी गई है, टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, कल्चर की बात करी गई है। जैसे आप देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची जारी होती है जो कि कल्चर पार्ट में आ गया। एजुकेशन फील्ड में संस्था के द्वारा काम किया जाता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया जाता है। तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो 1945 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ये यूएनओ के अंतर्गत ही संस्था आती है। इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, काम क्या है, काम अभी हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन फील्ड में काम, कल्चर फील्ड में काम। ठीक है, जैसे हेरिटेज जो ऐसे स्थल हैं जिनको यहाँ पर एक तरह से उनको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है। ठीक है, साइंस फील्ड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सारे इसके काम है। ठीक है, तो यूनेस्को में ये हम बात करेंगे कि कल्चर साइड में, एजुकेशन साइड में, इकोनॉमी साइड में, सभी में जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमने लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है, ठीक है, जिनेवा में। और काम क्या है, काम आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी इनके अंतर्गत बनती हैं। कोविड टाइम पीरियड में आपने काफ़ी एक्टिव जो WHO को देखा था, और बहुत सी रिपोर्ट जो यहाँ से भी आती हैं। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म इतना ही छोटा सा नाम है, इतनी नहीं है, बट मेन है कि इसकी स्थापना, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे UNDP, मोस्ट इम्पोर्टेंट। UNDP सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। हर साल रिपोर्ट आती है। पॉवर्टी रिडक्शन से संबंधित रिपोर्ट आती है, गरीबी का स्तर, यहाँ से हमें पता चलता है कि किस देश का कौन सा स्तर है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े जो रिपोर्ट्स हैं जो UNDP के थ्रू हमें पता चलती है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 24 नवंबर 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर पे शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया के अंतर्गत जो कंट्रीज आती हैं, साउथ एशिया में हमारा देश आता है, तो हमारे देश के साथ साथ जो देश लगते हैं वो शार्क के अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है कि चीन और म्यांमार जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके अंतर्गत 8 देश आते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू, नेपाल में। बट इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो स्टार्टिंग में 1985 में 85 में हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में, जो कि 1987 में बनाया गया है। 8 सदस्य देश, 8वां जो सदस्य देश है 2005 में यहाँ पर इंक्लूड किया गया अफगानिस्तान को। ठीक है, तो हम अपना देश बना लें और उसके नियर बाई सारे देश ये आ जाते हैं। ठीक है, तो शार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। इतना एक्टिव नहीं है इसमें, हर साल सम्मेलन नहीं होते हैं, इतना एक्टिव नहीं है। बट साउथ एशियन कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं, तो कभी कभार बीच में कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो फ्री एग्रीमेंट है नॉर्थ अमेरिका मीन्स नॉर्थ
अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंतर्गत जो देश आते हैं, 3 देश, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। इनका आपस में फ्री एग्रीमेंट है, आपस में व्यापार के लिए इन्होंने एक फ्री एग्रीमेंट पे साइन किया है। कब? 1994 में। ठीक है, तो नाफ्टा के अंतर्गत कौन से देश है ये आपको पता होना चाहिए। और इसका काम क्या है? ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज का। नेक्स्ट, ओपेक, अगेन इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेना में है। ठीक है, बेना में इसका हेडक्वार्टर है और लगभग 13 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। जो बड़े देश हैं, बड़े देशों में यहाँ पर ईरान, इराक, यूएई और ऐसे वेनेजुएला, इस तरीके के देश है इसके अंतर्गत जहाँ पे हमें मैक्सिमम पेट्रोल देखने को मिलता है। गल्फ जो कंट्रीज हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो उनका जो है एक ये इंपॉर्टेंट संगठन है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक स्टार्टिंग में नाम कुछ इसका अलग था, अब इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ था। बैंकॉक मीन्स थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में एक सम्मेलन हुआ था 1997 में। उस टाइम 4 देश थे, यहाँ पर मैंने टिक किया है, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। इनका एक सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में। तो इसकी फाउंडेशन जो उस टाइम करी गई थी जून 1997 में, और आगे चलकर 2004-5 के बीच में बाकी देश भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो टोटल मिलाकर अब इसके अंतर्गत कितने देश हैं? तो टोटल 7 देश हैं। इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। नेक्स्ट है इप्सा। इप्सा के अंतर्गत क्या आता है? इप्सा में इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजीलिया घोषणा पत्र के थ्रू जो है इस ये जो संगठन है इसकी स्थापना हुई है। कब इसकी स्थापना हुई? 2003 में हुई है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट से, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से और साउथ अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तीनों कॉन्टिनेंट की अलग 3 ये कंट्रीज हैं और बड़ी कंट्रीज हैं, तो उनका ये संगठन है। ठीक है, वर्क क्या है? वर्क आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेम मिलते जुलते वर्क हैं, ट्रेड में हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ये सारे इनके काम हैं। नेक्स्ट जो हमारा संगठन है SCO। आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारे PM है वो चाइना के दौरे पे हैं। चाइना में किसका हम बोलेंगे कि किसका जो सम्मेलन हो रहा है? तो वो SCO का सम्मेलन हो रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में इसकी स्थापना हुई। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इंडिया इसका मेंबर नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान जो मेंबर बने हैं, इसका जो 17वां समिट हुआ था 2017 में, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो इसके मेंबर बने थे। तो टोटल मिलाकर अभी कितने मेंबर हैं? तो 9 इसके अंतर्गत मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो वर्क सेम वही सिक्योरिटी की बात करेगी है, टेररिज्म की बात करेगी है, आपस में ट्रेड की बात करेगी है। तो ये जो है वो CSO के सदस्य देश हैं। यहाँ पर आप देख लें, इंडिया है, इंडिया के साथ चाइना है, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, जो मध्य एशिया के अंतर्गत देश आते हैं। साथ ही साथ वेस्ट एशिया के अंदर 2-3 देश आते हैं, जैसे ईरान हो गया, और साउथ एशिया में जैसे यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये जो देश इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर पे G7 जो पूरे वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका संगठन है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो विकसित देश हैं वो आते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई है 1975 में हुई है। आप यहाँ पे देखें, जितने भी देश हैं सारे ही डेवलप्ड देश हैं। ठीक है, सारे ही डेवलप्ड देश हैं। ठीक है, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, सारे ही इसके अंतर्गत जो है डेवलप कंट्रीज आती हैं। रशिया भी इसके अंदर थी,
बट रशिया को जो वो निकाल देते हैं, ठीक है। 1995 के करीब करीब रशिया को मिलाते भी हैं और उसको निकाल भी देते हैं, ठीक है। तो रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। और काम क्या है, काम सेम जो डेवलप कंट्री हैं तो उनके काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेक्स्ट G20 की समिट आपने इंडिया में भी देखी है, 2023 में समिट हुई थी दिल्ली में। 2024 में ब्राजील में समिट हुई है। 2024 में इसकी जो समिट है सम्मेलन वो ब्राजील में हुआ है। और 2025 में कहाँ हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आप ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2025 में जो इसका सम्मेलन है अभी होना है कहाँ पे होगा। नेक्स्ट 30 नंबर पे यूरोपियन यूनियन और नाटो एक युद्ध संगठन है, ठीक है। युद्ध से रिलेटेड संगठन है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप देख रहे हैं, तो यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बनना चाहता है बट रशिया डिनाई करता है। ये जो नाटो का मोटिव है कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। मींस कि ये बेसिकली अमेरिका द्वारा क्रिएट किया हुआ संगठन है ताकि वो रशिया को रोक सके। रशिया बहुत बड़ा देश है, हमें लगभग 2 कॉन्टिनेंट में वो देखने को मिलता है। और अमेरिका का भी, नॉर्थ अमेरिका का भी कुछ हिस्सा पहले रशिया के अंदर ही था, जैसे अलास्का वाला, तो अब वो तो उन्होंने उनको दे दिया है। तो रशिया ऑलमोस्ट 2 कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये मैक्सिमम जो देश हैं इसके अंतर्गत जो रशिया से टूट कर ही बने हैं। तो इसको रन कौन करता है, तो मोस्टली यूएसए रन करता है। एक तरह का ये युद्ध संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1949 में हुई है। अभी तक 32 इसमें देश हैं। 2025 में भी अभी 25 ही देश हैं, सॉरी 32 कंट्रीज हैं, 32 देश हैं। 2024 में स्वीडन इसमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है। ठीक लिखो यहाँ पे कि 2024 में स्वीडन इंक्लूड हुआ है और 2023 में इसमें फ्रांस इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो 2024 और 23 का आप ध्यान में रखना। और ये यहाँ पे हमने लिखा भी है कि युद्ध संगठन है, मिलिट्री और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है ये संगठन है कि जब एक देश के ऊपर हमला होगा तो सभी जो सदस्य देश हैं वो अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है। अभी यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, इसलिए कोई भी देश खुले तौर पर उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखें यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई है। पहले ये एक यूरोपियन इकोनॉमिक एक तरह का कमेटी थी, ईईसी करके बोला जाता था, उसमें देश भी कम थे। और बाद में ये जो है वो एक बड़ा संगठन बना है। अभी देखें तो 27 इसके अंतर्गत देश आते हैं। ब्रिटेन है, ब्रिटेन 2020 में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना कि ब्रिटेन भी पहले इसका पार्ट था बट अभी ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का ही जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम के अंतर्गत आता है। और मुख्य तौर पर जो 27 कंट्रीज हैं इसमें लगभग 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जो करेंसी है वो यूरो है। बाकी 6-7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी अपनी करेंसी है। बट मैक्सिमम जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं उन सभी देशों की जो करेंसी है वो यूरो है। ये जो संगठन है ये आर्थिक मीन्स की आपस में एक इकोनॉमिक और सामाजिक विकास करना है, ठीक है। आपस में जो यूरोप के देश हैं ये उनका संगठन है, आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित ये संगठन है। तो आई होप आपको आज की जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। हमने मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डिस्कस करी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।